साहित्यिक, कवी, समीक्षक महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्रामध्ये अनेक नवीन प्रयोग करणारे आणि स्वतः कार्यकर्त्याचा दृष्टिकोन असणारे असे सतीश काळसेकर आज आपल्यामध्ये नाही आहेत. पण त्यांनी जे योगदान साहित्य क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये नव्हे तर देशाच्या चळवळीमध्ये दिलेलं आहे ते अजरामर आहे. त्यांच्या विचारांच्या नव्या पिढीला ओळख व्हावी, त्यांना त्यांच्या साहित्याच्या आपण वेगळ्या कृतीतूनच त्यांना अभिवादन करण्यासाठी कालपासून 3 व्याख्यानांची आज ही मालिका आपण सुरू केलेली आहे. आज त्याच्यामधील दुसरं सत्र इथे चालू होत आहे. आजच्या या सत्रामध्ये आपल्याला देशामधील एक नामवंत आणि पुन्हा जे सतीश काळसेकर यांच्यामध्ये जे काही वैशिष्ट्य दिसत होती की कार्यकर्त्याचा गुण पुन्हा आणि एक डावा दृष्टिकोन, एक मार्क्सवादी विचारांची बैठक असेच असलेले विनीत तिवारी, स्वतः सतीश काळसेकर यांच्याशी परिचित असलेले विनीत तिवारी आज आपणा समोर लघुपत्रिकाओं की हिंदी साहित्य जगत में भूमिका असा विषय मांडणार आहेत. आपणा सर्वांना माहिती आहे की हा विषय आपण का निवडला गेला आहे. कारण सतीश काळसेकर यांनी लघु नियतकालिकाची चळवळ जी आहे ही चळवळ महाराष्ट्रामध्ये सुरू केली आणि पूर्ण प्रस्थापित साहित्य जे काही होतं, अभिजनवादी असेल किंवा इतर काही, तर ह्या सगळ्यांना एक प्रकारे काय होतं, एक हादरा दिला आणि नवा दृष्टिकोनाने विचार करायला पूर्ण महाराष्ट्राच्या साहित्य क्षेत्राला शिकवलं. तर या संबंधी लघुपत्रिका ज्या आहेत त्या देशभरामध्ये आहेत. तर त्याचा आताच्या या हिंदी साहित्यामध्ये किंवा भूतकाळामध्ये, इतिहासामध्ये, वर्तमान काळामध्ये आणि येणाऱ्या भविष्य काळामध्ये काय कशा पद्धतीनं त्याची भूमिका असायला पाहिजे. खास करून जेव्हा भारतामध्ये एक ऑथॉरिटेरियन गव्हर्नमेंट जे आहे, एक फॅसिस्ट गव्हर्नमेंट जे आहे हे इथं स्थापित झालेलं आहे, त्याच्या विरोधात साहित्यिकांनी लेखणी उगारणं गरजेचं आहे. सतीश काळसेकर जे होते, सतीश काळसेकरांनी नेहमीच अशी भूमिका घेतलेली आहे की साहित्य जे आहे हे खास करून वंचित आणि खास करून कामगार, शेतकरी या आणि विस्थापित या लोकांचा एक आवाज बनलं पाहिजे आणि यासाठीच हा सगळा आपण हा जो प्रपंच आहे हा करतोय. लघुपत्रिकाओं की हिंदी साहित्य जगत में भूमिका हे आज विनीत तिवारी सादर करणार आहेत. विनीत तिवारी की सारी जो चीजें हम आज बात कर रहे हैं, विनीत तिवारी की पहचान आपके सामने हम रख रहे हैं. वैसे तो विनीत तिवारी लेफ्ट पूरे जगत में भारत के किसी पहचान के मोहताज नहीं है. सभी को पता है कि वो प्रगतिशील लेखक संघ जो है उसके राष्ट्रीय सचिव हैं. दिल्ली में रहकर काफी सारे चीजों का मतलब संगठन करना और साहित्य क्षेत्र में काफी सारी जो अलग अलग कार्यक्रम होते हैं इनको गठन करना, ये सारी चीजें विनीत तिवारी करते आ रहे हैं. वैसे तो इंदौर के वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं. विनीत तिवारी जी की कई किताबें हैं इन्होंने संपादित की है, कई सारी किताबें जो है प्रकाशित की है. खास तौर से अगर कहा जाए तो वैश्वीकरण, सांप्रदायवाद, आदिवासियों के बारे में साहित्य जो है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है उसके बारे में इन्होंने आज तक सारे संपादन की है, किताबें या प्रकाशित की है. काफी सारे लेख जो है इन्होंने लिखे हैं. जैसे अभी हमारी बात हो रही थी एफटीआई में इनके दिन जो है वो भी उनके खास यादगार रहे हैं. 3 डॉक्यूमेंट वो विरासत आगे ले जाते हुए 3 डॉक्यूमेंट्री विनीत तिवारी जी ने बनाई है. इप्टा के लिए जो हमारा एक संगठन हमारा ही है, मित्र संगठन है इप्टा. इप्टा के लिए कई सारे नाटक लिखे भी है और उनका निर्देशन भी विनीत तिवारी जी ने किया है. जोशी अधिकारी एक इंस्टीट्यूट जो है ये दिल्ली में, उस इंस्टीट्यूट से 2009 से विनीत जी जुड़े हुए हैं. ईपीडब्ल्यू जो एक रिसर्च में एक उसका बड़ा नाम है, काफी प्रख्यात है. ईपीडब्ल्यू में कई सारे आर्टिकल विनीत तिवारी जी के प्रकाशित हुए हैं. सरकार जो अथॉरिटेरियन सरकार यहाँ पे है उसके बारे में उसका विश्लेषण करते हुए कभी कभी अपने लेखों में, अपने भाषणों में उसके खिलाफ विनीत तिवारी जी ने ये जो कष्ट, ये खेती करने वाले किसान हो या फिर पीजेंट हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, इनके पक्ष में हमेशा आवाज उठाई है सरकार के खिलाफ.
और ये आवाज उठाते हुए सरकार के दमन का भी इनको सामना करना पड़ा है। लेकिन विनीत जी की जो लेखनी है, विनीत जी की लेखनी है, विनीत तिवारी जी का जो साहित्य है, वो कभी अभी तक इन दमन से रुका नहीं है। आज भी वो अपनी आवाज जो है बुलंद करते आ रहे हैं। हमें लगता है कि सतीश कालसेकर जी की जो विरासत है वो आगे ले जाने में जो कुछ भी हमारे देश के चुनिंदा हो या कई सारे प्रगतिशील लेखक है, वो ले जाने की हम जो हमें आशा रखते हैं, उनमें विनीत तिवारी जी का नाम सबसे ऊपर रखा जाएगा। हम ज्यादा यहाँ पे विश्लेषण न करते हुए विनीत तिवारी जी को विनती करते हैं, आग्रह करते हैं कि वो अपना जो विषय है लघु पत्रिकाओं की हिंदी साहित्य जगत में भूमिका, इस पर अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड गिरीश और यहाँ मौजूद सभी साथी, कॉमरेड राकेश वानखेड़े जी, उषा, विराज और सभी साथी। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी में ही आप लोगों से बात कर पाऊंगा। मुझे मराठी का केवल एक ही वाक्य आता है, मला मराठी माहिती नहीं। ये मैंने सीख पाया था जब मैं पुणे में रहता था, तो एक ही वाक्य सीखा था। बहरहाल सतीश कालसेकर जी की विरासत को आगे ले जाने जैसा बड़ा एक कार्यभार तो बहुत सारे लोगों को मिलकर के करना होगा, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया और जितना शिद्दत से, जितनी प्रतिबद्धता से, जितने कमिटमेंट से उन्होंने काम किया, वो एक बहुत बड़ा सरमाया, एक बहुत बड़ी पूंजी है हम सबके लिए जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी। उनका जाना बहुत दुखद और अकस्मात था और कई दिनों पर वो भाव छोड़ करके गया। और मैं देख रहा था उनका लिखा हुआ एक लेख जो उन्होंने नामदेव ढसाल के लिए लिखा था, जो उनसे कुछ बरस छोटे ही थे। तो उन्होंने लिखा था कि अपने से कम उम्र के एक साथी का जाना कितना तकलीफ देह होता है। और मैं देख रहा हूँ कि सतीश कालसेकर के जाने पर देश के बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकारों की भी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि सतीश तो जैसे यही अभी था और ऐसे बीमारी तो उनके साथ लगी रहती थी, उससे वो कोई ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचे थे कि वो चले जाएं, ऐसा किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। बहरहाल उनके जाने से एक बड़ा शून्य तो एक रिक्तता तो पैदा होगी, जिससे जाहिर है कि उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो लोकवांग्मय के माध्यम से हो, अपनी लेखनी के माध्यम से हो, या एक पूरे लिटिल मैगजीन मूवमेंट के माध्यम से हो, उस आंदोलन से नए लोगों को, नए लेखकों को उन्होंने तैयार किया। वो सभी मिलकर के उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे और इस रिक्तता को, इस कमी को भरने की कोशिश करेंगे। इतना कह करके मैं अपने उन्हें क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। और आज का जो विषय है, जो सतीश कालसेकर जी के बिल्कुल दिल के करीब का विषय था, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके बारे में अपने कुछ विचार आपके साथ साझा कर सकूँ। देखिए, केवल हिंदी साहित्य में भूमिका को हम उस पर आते हैं, लेकिन जो लघु पत्रिकाओं की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, हम थोड़ा सा उसे वैश्विक स्तर से और थोड़ा पीछे से देखते हुए आज की भूमिका तक आने की कोशिश करेंगे। तो ये जो लिटिल मैगजीन मूवमेंट है, जाहिर है कि ये मैगजीन इस तरह की लघु कहने वाला, मतलब इसको जो एक शब्द जुड़ा कि लघु पत्रिकाएं, तो लघु पत्रिकाएं इनको कहना ही दरअसल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये अपने आकार में भी छोटी होती थी, वाकई में ही छोटी होती थी जब शुरुआत हुई थी तो। और अभी एक लिटिल मैगजीन्स का एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया हुआ है कोलकाता में, जो द लिटिल मैगजीन नाम से जो पत्रिका निकलती है अंग्रेजी की, जिसकी एडिटर अंतरा देवसेन है। तो अंतरा ने मुझे बताया कि कोलकाता में लिटिल मैगजीन्स का एक म्यूजियम, एक लाइब्रेरी पूरी की पूरी उन्होंने स्थापित की है, जहाँ पर वो पुरानी लघु पत्रिकाओं के अंकों को बहुत सहेज करके रखते हैं। तो
उस लिहाज से ही, उसी तारतम्य में उन्होंने ये भी बताया कि इंग्लैंड के भीतर बहुत, यानी जो हम दो समझते हैं कि आयरलैंड के जो बहुत बड़े राइटर जेम्स जॉयस, टी.एस. एलियट को हम अंग्रेजी के बड़े लेखक, विश्व के बड़े लेखकों में शुमार किया जाता है, इनकी टी.एस. एलियट का वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का यूलिसिस, ये दोनों रचनाएं इतने महान रचनाएं जो थी, ये उस वक्त की लघु पत्रिकाओं में ही छपी। और इसी तरह से जो अमेरिका के भीतर जो दो लघु पत्रिकाएं थी, उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। और साहित्य के जगत में, जिसको आज हम प्रेमचंद को इसलिए याद भी करें कि आज उनकी जयंती है, लेकिन उसके साथ ही इसलिए भी याद करें कि प्रेमचंद ने हमें एक सूत्र दिया था, और वो सूत्र था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना है, मतलब हमें एस्थेटिक्स के मेजरमेंट को चेंज करना, हमें सौंदर्य के मापदंड बदलना। तो ये जो सौंदर्य के मानदंड बदलने का जहां तक सवाल था, जिसमें भाषाई खूबसूरती को एक अलग दौर से हमारे यथार्थवाद के दौर में शामिल करने का जो प्रयत्न था, उस पूरे प्रयत्न में लघु पत्रिकाओं ने एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया। और ये यानी लघु पत्रिकाएं, तो मुझे बताया कि ज्योतिबा फुले के लेख जो थे वो दीन बंधु पत्रिका में छपा करते थे, वो जो सन 1860 के आसपास, 1870 के आसपास शायद निकला करती थी। तो लघु पत्रिका तो तब भी थी, और लघु पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी निकाली। लेकिन लघु पत्रिका के आंदोलन को अगर हम देखें कि एक साथ मिलकर के स्पॉन्टेनिटी में अचानक कोई आंदोलन सोचा समझा एक प्रयास नहीं, बल्कि जगह जगह से लघु पत्रिकाओं का निकलना शुरू हुआ, और अलग अलग भाषाओं में लघु पत्रिकाओं का निकलना शुरू हुआ। ये एक दौर अगर हम देखते हैं तो ये आज़ादी के बाद का दौर था। और आज़ादी के लगभग थोड़े वक्त बाद ही, जब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल जैसे लोगों ने ये लिखना तभी शुरू कर दिया था कि ये आज़ादी जो है ये मुकम्मल आज़ादी नहीं है, या फैज़ अहमद फैज़ ने कहा कि जो इंतज़ार था जिसका, ये वो सुबह तो नहीं। तो ऐसे अली सरदार जाफरी और तमाम जो दूरदर्शी पॉलिटिकल विजन रखने वाले जो लिटरेचर के हमारे लोग थे, पोएट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने इस ओर इशारा करना शुरू कर दिया था। और अभी इत्तेफाक से चूंकि हम लोग ख्वाजा अहमद अब्बास पर एक सीरीज कर रहे हैं, तो उस दौर की फिल्मों को देख रहे हैं, और ये देखने को आता है कि अगर आप बूट पॉलिश देखेंगे या फिल्मों के भीतर से अगर आप उस वक्त की जो 40 के दशक के आखिर का और 50 के दशक की फिल्मों को देखेंगे, तो चाहे देवानंद हो, चाहे राज कपूर हो या और लोग हो, ये सब जो थे ये लुम्पन प्रोलेटेरियत थे। आवारा के भीतर राज कपूर लुम्पन प्रोलेटेरियत है, और ये यही शब्द उन्होंने, सतीश कालसेकर ने भी इस्तेमाल किया कि इस लुम्पन प्रोलेटेरियट की को समझना और उसको, उसकी मानसिकता को बदलना, ये हमारे कार्यभार में से जो उन्होंने नामदेव ढसाल पर अपना लेख लिखा था, तो उस लेख में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि इसकी मानसिकता को समझना और इसे गलत हाथों में इस्तेमाल होने से बचाना, ये एक जरूरत है जिस पर के हम लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि आज़ादी के बाद का जो दौर था, जिसमें लगभग थोड़े बहुत उल्लास और उत्सव के जब दौर समाप्त हो गए और ये समझ में आने लगा कि बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, एक ऐसा मुल्क, एक ऐसे लोगों का मुल्क है जहां गरीबी है तो अमीरी भी है, मतलब गैर बराबरी है। और वो गैर बराबरी को पाटने की जो कोशिशों के सपने थे, वो सपने जो नेहरू जी ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के अपने भाषण में दिखाए थे, वो सपने मुकम्मल होने की दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी वजह थी पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो भी शेप आज़ाद मुल्क ने अख्तियार किया, उस आज़ाद मुल्क में गरीबी अमीरी को साथ साथ रखते हुए ये एक आकांक्षा रखी गई
कि धीरे धीरे अमीरों की अमीरी कम होगी और गरीबों की गरीबी कम होगी, और इस तरह वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आ सकेंगे, ऐसा एक ख्वाब देखा गया। और हम सब जो लेफ्ट से या समाजवादी विचारधारा से या मार्क्सवाद की वैज्ञानिक विचारधारा से परिचित हैं, वो हम जानते हैं कि इस तरह के ख्वाहिशें इनकलाब के बगैर मुकम्मल नहीं होती, वो पूरी नहीं होती, और बल्कि इनकलाब को भी नाकाम कर देने की साजिशें इनकलाब हो जाने के बाद भी चलती रहती हैं, और जब भी मौका मिलता है तब ऐसी ताकतें इनकलाब को नाकाम कर देती हैं। तो जाहिर है कि हमारे यहाँ आज़ादी तो आई थी, इनकलाब नहीं हुआ था, तो उस जब जब इनकलाब ही नहीं हुआ, यानी सिस्टम में चेंज हुआ नहीं, केवल लोगों में चेंज हुआ, यानी ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, और ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए लोगों के स्वप्न टूटने लगे, तो जाहिर है कि उसको प्रकट करने के लिए, उसे व्यक्त करने के लिए जो बने बनाए सांचे थे, जो पत्रिकाएं थी, अखबार थे, वो नाकाफी पड़ने लगे। और लोगों ने इतने, यानी मैं नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की कुछ कविताएं के टुकड़े मुझे आपको कभी मैं सुनाऊंगा, हिंदी में आपने शायद देखे हों, कि जिन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की गोद में जाकर बैठे हैं। जब उसके बाद में, आज़ादी के बाद में, जब आइजनहावर को इनविटेशन हुआ, और इस तरह की चीज़ों पर उन्होंने साफ साफ लिखा कि हम पूंजीपतियों को, टाटा बिरला का तो आप जानते ही हैं, शुरुआत से ही टाटा बिरला के, कांग्रेस को टाटा बिरला की पार्टी की कह करके गरियाया जाता था, उन्हें उस तरह से उनके ऊपर ठप्पा लगाया जाता था, जो एक हद तक सही भी था, क्योंकि कांग्रेस के भीतर दोनों तरह की, पूंजीवादी, समाजवादी, मध्यमार्गी, सभी तरह की शक्तियां मौजूद थी। लेकिन जहां तक जो देश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को शक्ल देने का जो सवाल था, तो वो उस तरह से हो रहा था जिस तरह से पूंजीपति लोग वो कायम रहे और उनको उनकी उनकी अमीरी, उनकी समृद्धि का। तो ऐसी स्थिति के भीतर ये सिचुएशन आई कि लोगों को अपने आप को व्यक्त करने की जरूरत महसूस हुई, और जो बड़े घरानों की पत्रिकाएं थी, जाहिर है उनके भीतर इस तरह की बातों को कहने की स्पेस नहीं थी। तो इसलिए लघु पत्रिकाओं का आंदोलन अगर हम कहें तो एक मूवमेंट की शक्ल उसने ली। और सबसे पहले हमें ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ, 50 के दशक में ये बांग्ला और बांग्ला साहित्य के भीतर देखने को मिलता है, जहाँ पर सुनील गंगोपाध्याय और दो और उनके साथी थे, जिनके संपादन में प्रतिवास नाम की जो एक पत्रिका थी वो निकला करती थी। और उसके साथ ही बाद में 1960 के दशक में एखोन करके एक पत्रिका थी, जिसका मतलब जो बंगाली में एखोन बोलते हैं, बाकी उसे हिंदी में या अंग्रेजी में एक्शन कहते हैं, कि ये कार्रवाई के लिए। तो इस तरह की जो पत्रिकाएं थी, उन्होंने धीरे धीरे अपना, हालांकि पत्रिकाएं पहले से थी, लघु पत्रिकाएं थी जो 1920 के दशक में कलकत्ता में कविता, परिचय, इस तरह की कविताओं की किताब भी निकलती थी और साहित्य की किताबें थी। लेकिन वो आंदोलन की शक्ल में अगर हम देखते हैं तो 50 के दशक में बांग्ला के भीतर बहुत सारी पत्रिकाओं ने अपने आप को शुरू किया। और उन सब के पीछे एक बेसिक वजह थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो वो कहना चाहते हैं, जो वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बिना लाग लपेट के, वो सीधे तौर पर सत्ता को चुनौती देना चाहते हैं, वो काम जो मेन स्ट्रीम के, जो मुख्य धारा के पत्रिकाएं थी, वो उन्हें वो स्पेस नहीं मुहैया कराती थी। 1950 में ही शब्द पत्रिका जो निकली थी, जिसके मेरे ख्याल से दिलीप चित्रे और अरुण कोलटकर वगैरह ये लोग उसमें शामिल थे। निसीम इज़कील ने द क्वेस्ट करके एक अंग्रेजी की पत्रिका निकाली थी। ये लघु पत्रिकाओं के भीतर, मराठी के भीतर भी 1950-60 के भीतर हम देखते हैं कि वहां पर भी ये आना शुरू हुआ, एक तरह का आंदोलन की शक्ल लेना शुरू हुई। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि एक जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार की इस गुस्से ने,
उसमें 60 के दशक के मध्य तक आते आते, और फिर जब आप सबको पता है कि नक्सलबाड़ी होता है तो उससे पूरे देश के युवाओं के भीतर एक अलग तरह की राजनीतिक चेतना का सूत्रपात होता है, और वो राजनीतिक चेतना साहित्य के भीतर भी आती है। और ये वो दौर था जहां पर के साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं ने इस बात की परवाह किए बिना कि किस तरह से उनका दमन शोषण हो सकता है, उन्होंने नक्सल बाड़ी के विशेषांक निकालना शुरू कर। कई कवियों ने अनाम नामों से कविताएं लिखी और अपने आप को एक तरह से सरकार के निशाने पर लिया, और ये स्थिति धीरे धीरे हम देखते हैं कि आगे चल करके बढ़ी, और इसने एक लघु पत्रिका आंदोलन को 60 के दशक के अंतिम हिस्से की तरफ से जो शुरू किया, तो उसने हिंदी के हार्टलैंड में, हिंदी के हिस्से में अपने पैर मुकम्मल तौर पर फैलाने 70 के दशक में शुरू। और 70 के दशक में हम जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी वगैरह ने जो प्रगतिशील लेखक संघ के काम को उस वक्त के लोगों ने आगे बढ़ाया था, उसी वक्त उन्होंने वसुधा और पहल नाम की पत्रिकाएं शुरू की थी, और ज्ञान रंजन और कमला प्रसाद जी, जो कमला प्रसाद जी और ज्ञान रंजन दोनों प्रगतिशील लेखक संघ के बड़े स्तंभों में से एक रहे, और हिंदी के बड़े राइटर्स वो दोनों लोग रहे, और उन्होंने वसुधा और पहल को एक काफी महत्वपूर्ण जगह दिलवाई इस लघु पत्रिका आंदोलन के भीतर। ये मौका सतीश कालसेकर को याद करने के साथ साथ पहल को याद करने का भी है, क्योंकि पहल ने, ये पहल और वसुधा की मैं बात कर रहा था कि पहल और वसुधा ने एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, और उन्हीं के साथ में एक नहीं पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, जो आज का छत्तीसगढ़ है, बल्कि वो पुराना मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर, राजस्थान से लहर नाम की एक पत्रिका पहले से निकलती थी जो बहुत ही चर्चित पत्रिका थी, और इन सभी पत्रिकाओं के भीतर, इन सभी लघु पत्रिकाओं के भीतर जो टोन रहती थी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट की टोन रहती थी, जो स्थापित सत्ता के खिलाफ और उसके कारनामों के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात कहने की कोशिश करती थी। तो उसमें एक बात पर मैं ये भी इशारा करना चाहूंगा कि लघु पत्रिका से हम लोगों की मुराद क्या है, हम क्या उससे समझते हैं कि लघु पत्रिका क्या चीज है। तो वो एक बात तो ये हुई कि वो छोटी, अपने आकार में छोटी रहती थी। आजकल हालांकि लघु पत्रिकाएं आकार में छोटी नहीं होती, और कोई पत्रिका अपने आप को लघु पत्रिका कहलाना भी पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो सब अपने पहचान में भी लघु नहीं रह गई हैं, और ना ही वो जी आमुख के कंचन कुमार जी, आमुख पत्रिका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका थी। मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम भी आपके सामने रखूंगा, उनमें से अनेक पत्रिकाएं बंद भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक इतिहास, उन्होंने इतिहास में अपने आप को, अपनी भूमिका निभा करके दर्ज किया है। तो मैं ये कह रहा था कि लघु पत्रिकाओं से मुराद हमारी, या लघु पत्रिकाओं से जो छवि बनती है वो क्या चीज होती थी, लघु पत्रिकाएं क्या चीज होती थी, हम किसे लघु पत्रिका कहना चाहेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी चीज जो रहती थी वो था उनका इंडिपेंडेंस। वो किसी सेठ के आश्रय पर नहीं रहती थी, वो किसी संस्थान के आश्रय पर नहीं रहती थी, वो किसी विज्ञापन दाता के आश्रय पर नहीं रहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका संपादक, जो उसको निकालने वाले लोग होते थे, वो उनकी विल पावर से, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से चला करती थी। दूसरी बात, ये निकालने की जरूरत क्यों पड़ती थी, तो उसकी तरफ मैंने इशारा किया, क्योंकि मुख्य धारा की पत्रिकाओं में उस तेज आग को संभालने की कुवत नहीं थी। जो वो व्यक्त करना चाहते थे अपने गुस्से को, इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए, वो आग के जो गर्म शब्द थे उनको संभालने की कुवत मुख्य धारा के मीडिया में नहीं थी। जाहिर है मुख्य धारा के मीडिया को वो चलता था मुनाफे के बुनियाद पर, और वो चलता था मुनाफे के साथ साथ इस बुनियाद पर कि उसे एक बड़ा राजनीतिक
प्रभाव भी हासिल रहे, और उसके जरिए जो स्थापित राजनीति थी वो मीडिया के मार्फत अपने आप को या अपने कामों के लिए स्वीकृति हासिल करने का काम करती थी। हालांकि ये काम पहले थोड़ा दबे छिपे रूप में होता था, लेकिन अब जो है ये काफी हम कह सकते हैं कि बड़े बेशर्म तरीके से आज मीडिया और सत्ता मिलकर के अपनी जुगलबंदी के साथ कर रहे हैं। तो एक ये रहता था कि उनके भीतर एक बेबाकी रहती थी, दृढ़ इच्छा शक्ति होती थी, और ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद हैं जहां लघु पत्रिकाओं के संपादकों ने अपने पत्रिकाओं के अंक निकालने के लिए अपने घर के जेवर, मतलब अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए, अपनी संपत्ति बेच दी, और एक एक करके पूरी तरह से, लेकिन वो एक जिद के तहत निकालते रहे। और ये इसलिए इरेगुलर रहती थी क्योंकि संसाधन उनके पास में हुआ नहीं करते थे, तो जाहिर है कि वो फिर कब जब पैसे होंगे तब निकाले जाएंगे, लेकिन वो कहीं हाथ फैलाने का काम नहीं करते थे। और दूसरा ये कि जो उन्हें छापना था, चाहे वो सौंदर्य के मापदंड हमारे अलग हों और उनके अलग हों, लेकिन संपादकों को जो अपनी राजनीतिक चेतना के हिसाब से मुनासिब लगता था वो छापते थे, चाहे वो उसकी आलोचना हो, उस पर बहस चले। तो ये एक पॉलिमिक्स का भी जो सबसे बड़ा जगह होती थी, जहां पर हम साहित्य के भीतर की बहसों को, उसके सौंदर्य शास्त्र के भीतर की बहसों को, उसकी साहित्य की राजनीति की भीतरी चीजों को जो देखने समझने के लिए वो इन पत्रिकाओं के भीतर वो बहसें चला करती थी। और वो ये प्रायोजित बहसें नहीं होती थी, इनमें लोग पार्टिसिपेट करते थे, पाठक पार्टिसिपेट करते थे। तीसरी बात ये होती थी कि लघु पत्रिकाएं अपने स्वरूप में प्रयोगात्मक होती, वो कम खर्चीली होती थी, और इसलिए उनके भीतर कई तरह के प्रयोग लोग करते थे। खुद सतीश कालसेकर की और बाकी उस वक्त राजा ढाले, नामदेव ढसाल, बाबूराव बाबुल, और मेरे ख्याल से अर्जुन डांगले, और अन्ना भाऊ साठे और वसंत दत्तात्रेय गुर्जर, इन लोगों के जमाने में जो लघु पत्रिका आंदोलन मराठी में छपा, अगर हम उनके कवर्स को ही देखेंगे तो आमतौर पर वो या तो ब्लैक एंड व्हाइट रहते थे, या ज्यादा से ज्यादा एक आध उनके ऊपर रंग का कुछ गोला बना है, एक लाल रंग का गोला बना दिया, या पत्रिका का शीर्षक किसी एक रंग में छाप दिया, और बाकी मोनोक्रोम वो रहते थे। और यही हाल हिंदी की पत्रिकाओं के भीतर भी रहा एक दौर में, जब तक कि ग्लोबलाइजेशन के बाद का, जिसमें टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होकर के आई और बहुत सहज सुलभ हो गई, और मेरे ख्याल से सस्ती भी पहले की तुलना में हो गई। तो इसलिए अब प्रिंटिंग के ऊपर कलर्स में जाने का और तरह तरह का, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि उसने इस कलर के आगमन ने इस सौंदर्य बोध को थोड़ा बोथरा भी किया है कि लोग ज्यादा कलर्स, जहां जरूरत नहीं होती वो उतने कलर्स भी भर देते हैं अपने कवर्स में। और लेकिन पहले के जो पत्रिकाएं होती थी वो शुद्ध रूप से अपने आकर्षक, सहज, सुंदर और बिल्कुल सरल किस्म के स्वरूप से पहचानी जाती थी। वो लघु पत्रिकाएं होती थी, वो चिकने पन्ने की नहीं होती थी, जैसा कागज मिलता था उस पर छाप देते। और दूसरी बात ये होती थी कि वो अपने कंटेंट के दम पर चलती, उनके भीतर जो बहस होती थी, उनके भीतर जो कंटेंट होता था, वही उनको उनकी उनकी पाठकों तक पहुंचाने का, और पाठकों से दूसरे पाठकों तक पहुंचाने का, और फिर उसे सहेजने तक के लिए विवश करता था। तो ये लघु पत्रिकाओं का एक अपना मिजाज होता था। और हम देखते हैं कि जो 60-70 के दशक का अगर हम कहें कि भाई ये उभार था लघु पत्रिका आंदोलन का, तो उसके पीछे भी हम देख सकते हैं कि एक पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट उसमें शामिल था। और जब भी पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी अगर महाराष्ट्र में देखें तो दलित पैंथर मूवमेंट था, जिसके साथ लघु पत्रिका आंदोलन एक अलग ऊंचाई पर गया। और उसी की तरह से अगर हम देखें तो पूरे हिंदी हार्टलैंड पर, जैसे मैंने कहा कि नक्सलबाड़ी की घटना का जो असर हुआ, उसने अभिव्यक्ति के अलग तरह के गुस्से को, एक विस्फोट को समाने के लिए, विस्फोट को व्यक्त करने के लिए जगह बनाने की कोशिश की, और जिसमें इस तरह की पत्रिकाओं का एक विस्तार हुआ।
लेकिन हम ये देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल मूवमेंट होता है तो उसके साथ में साहित्यिक आंदोलन बढ़ता है, और वो साहित्य का आंदोलन हो चाहे वो सांस्कृतिक आंदोलन हो, उसके भीतर अपने आप, यानी समाज में कोई घटना अगर नहीं घटित हो रही है तो केवल कविता कहानी के भीतर क्रांति की घटनाएं होती रहें, ऐसा आमतौर पर नहीं होता। आप इतिहास को लेकर के कहानियां कविताओं की बातें कर सकते हैं, लेकिन जब इस जब कोई परिघटना होती है तो तभी उसके एवज में, उसके बदले में, उसके रिएक्शन के तौर पर भी और उसके जवाब के तौर पर भी, इसलिए ये प्रतिक्रियात्मक मात्र नहीं है बल्कि ये विकल्प की तरह से, कि हम जो समाज बनाना चाहते हैं उस समाज में ये बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, उस समाज में हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, उस समाज के भीतर औरतों को ऑनर किलिंग के नाम पर खत्म करने की कोई गुंजाइश नहीं है, उस समाज के भीतर दलितों के साथ में इस तरह का व्यवहार 70-72 साल से लगातार आजादी के बाद से अभी तक गुलाम की तरह व्यवहार करते रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। ये बातों का दबाव डालने के लिए लघु पत्रिकाओं के भीतर तरह तरह से हम देखते हैं कि कोशिशें की गई, और उन्हीं कोशिशों के नतीजे के तौर पर, जैसे मैं हंस को तो लघु पत्रिकाओं में नहीं हम लोग गिन सकते, हंस जैसी पत्रिकाएं जो थी वो साहित्यिक पत्रिकाएं, वो लघु पत्रिकाएं नहीं हुई उस तरह से, क्योंकि लघु पत्रिकाओं के साथ जिस तरह का मैंने बताया कि एक स्पॉन्टेनिटी, एक पॉलिटिकल विल, और उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन भी, और उसके साथ नॉन कमर्शियल, उसके साथ एक सीरियसनेस, उसके साथ इंडिपेंडेंस, उसके साथ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये सब चीजों का जोड़ना, ये एक लघु पत्रिका की पहचान का एक प्रमुख पहचान बनती थी। तो उससे ही ये होता था कि लघु पत्रिकाओं ने हमें हिंदी के भीतर भी और दूसरी भाषाओं में भी, हम अभी जिनके मराठी में मैंने नाम लिए, या अंग्रेजी के जो मैंने बताया आपको कि जेम्स जॉयस हो या टी.एस. इलियट जैसे लोग हों, ये लोग लघु पत्रिका आंदोलन या लघु पत्रिकाओं से अपनी पहचान इन्होंने पाई। उसी तरह से हिंदी के बहुत बड़े मशहूर कवि जो आज की स्थिति में बहुत वरिष्ठ और नामचीन नाम है, कवि हैं, कहानीकार हैं, समीक्षक हैं, इन सबको स्पेस जो बुनियादी तौर पर शुरुआत में जो मुहैया हुआ, वो इनकी पहचान बनाने में लघु पत्रिकाओं का बहुत बड़ा रोल रहा, और ऐसे लघु पत्रिकाओं ने अनेक लेखकों को, अनेक मैं समझता हूँ अनेक नए संपादकों को भी जन्म दिया है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आज भी हिंदी के भीतर बहुत सारी, जितना हिंदी का प्रदेश है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, और ये इन सब, और उत्तराखंड वगैरह से इक्का दुक्का 3-4 हर प्रदेश के भीतर कई कई जगहों पर 30, 40, 50 ऐसे लघु पत्रिकाएं निकल रही। तो इन लघु पत्रिकाओं के भीतर एक संकट जो हम सब जानते हैं जो रहता है, वो संकट रहता है कि इनके पास संसाधनों का अभाव होता है, और दूसरा एक संकट, जो ये संकट तो पहले से बना हुआ था, लेकिन अभी जो संकट है उस संकट पर भी मैं आता हूँ। केवल मैं आपके सामने हिंदी की कुछ प्रमुख लघु पत्रिकाओं का नाम ऐसे मैंने याद करके कोशिश की कि मैं कुछ पत्रिकाओं के नाम याद करके आपके सामने रख सकूं। तो इनमें से कई पत्रिकाएं बंद भी हो चुकी हैं, और इसके बहाने से मैं ये भी याद कर रहा हूँ कि कथन जो निकाली और बड़ी अच्छी पत्रिका, अपने वैचारिक रूप से अपने पहचान, प्रखर पहचान बनाने वाली, समाजवादी और वामपंथी पहचान के साथ, वो कथन पत्रिका थी, और रमेश उपाध्याय जी उसका संपादन करते थे, और हाल में उनका इस कोविड के दौर में निधन भी हुआ। पहल किया मैंने जिक्र किया, और नाम से एक पत्रिका निकलती थी, भोर नाम से एक पत्रिका निकलती थी, कृति और नाम से एक पत्रिका निकलती थी, पुरुष नाम से एक पत्रिका थी, अभिनव कदम एक पत्रिका है, और साम्य एक पत्रिका है जो छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर, सरगुजा जैसे बिल्कुल एक दूरस्थ इलाके से निकलती है, और उसकी अपनी एक पहचान। आकंठ अभी तक निकलती रही, हरिशंकर अग्रवाल से एक छोटी सी जगह, पिपरिया नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, और वहां पर से वो
बड़े धैर्य के साथ में 30-40 पेज की पत्रिका हर महीने 2 महीने में एक अंक इसका जरूर तैयार करके निकालते थे। वहीं से एक और पत्रिका निकलती थी तनाव नाम से, जो वंशी माहेश्वरी निकालते थे, और वो विश्व के दूसरी भाषाओं के साहित्य पर वो केंद्रित रहती थी, विदेशी भाषाओं के साहित्य में भी खासतौर से कविताओं पर उनका ज्यादा ध्यान रहता था। तो आकंठ थी, और यात्रा नाम की पत्रिका थी। छत्तीसगढ़ से ही महावीर अग्रवाल सापेक्ष निकाला करते थे, और बड़े यादगार अंक उन्होंने भी निकाले बड़े बड़े साहित्यकारों पर केंद्रित। अक्षर पर्व अभी भी निकलती है, उत्तरार्ध पत्रिका निकलती, उत्तर गाथा नाम की पत्रिका थी, कलम नाम की पत्रिका, नई धारा, कसौटी के 12-13 अंक निकले, फिर कसौटी बंद हो गई जो नंदकिशोर नवल निकाला करते थे। सूत्र नाम की पत्रिका थी, एक अभी नाम की पत्रिका थी, एक अब नाम की पत्रिका थी, और राजस्थान से वातायन, संबोधन, मूल प्रश्न, लहर, ये सब पत्रिकाएं निकलती रही। उद्भावना को आप जानते हैं, दिल्ली से निकलती है। इन सब के अलावा कुछ संगठनों से जुड़ी हुई पत्रिकाएं भी हैं। जनवादी लेखक संघ अपनी पत्रिका नया पथ निकालते हैं। राजेश जोशी के संपादन में इसलिए निकला करती थी पहले, और समयांतर पंकज बिष्ट बड़े शिद्दत से बहुत समय से निकालते आ रहे हैं, उसको लगभग उन्होंने नियमित भी रखा है। समकालीन जनमत है, वो निकलती है। विकल्प नाम की पत्रिका, मैंने बताया कि विकल्प करके पत्रिका थी। समय के साथी पत्रिका भोपाल से, बहुत कम संसाधनों के साथ में, कभी ये 400 पत्रिकाएं छपती, कभी 500, कभी 300, कभी कोई पत्रिका 1000 का अंक लेकर के आती। तो ये पत्रिकाएं हैं, और इन पत्रिकाओं के साथ में और बहुत सारी पत्रिकाएं जिनके नाम में भूल गया, छूट गए। लेकिन इसमें एक जो बात, मुख्य बात जिसकी तरफ मैं आज की स्थिति पर आते हुए सोचना चाहता हूँ, और लगभग वहां पर मैं अपनी बात खत्म भी करूंगा, और अगर सवाल जवाब होंगे तो हम फिर बात कर सकते हैं। कि देखिए, लघु पत्रिका आंदोलन जो था, वो लघु पत्रिका से, जैसे मैंने बताया कि वो उसकी पहचान ही ये थी कि संसाधन न होने पर भी अपनी बात को अभिव्यक्त करने का आंदोलन था, अपनी रचनाओं को, अपनी बात को अभिव्यक्त करने का। बाद में धीरे धीरे ये हुआ कि हर चीज की ये ख्वाहिश होती है कि वो नियतकालिक हो जाए, वो अनियतकालीन न रहे। ये कोई चीज हुई और बहुत अच्छी हुई, तो वो चाहती, वो चीज भी चाहती, उसको बनाने वाला भी चाहता है कि ये और चले, और उस और चलाने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए फिर आपको संसाधन चाहिए होते हैं। और जब आपको संसाधन चाहिए होते हैं तो फिर आप सेठ से संसाधन नहीं लेना चाहते, आप कॉरपोरेट से संसाधन नहीं लेना चाहते, तो आप फिर मित्रों परिचितों से कुछ मदद लेते हैं, भाई आप मदद कर दें। अब कोई एक अंक में मदद कर देगा, व्यक्तिगत स्तर की मदद इस तरह से होती है। फिर ये होता है कि कुछ साहित्य के मुरीद और आपकी रचनाओं के मुरीद, या आपके व्यक्तिगत मित्र परिचित जो बड़े ओहदों पर बैठे हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, किसी बड़े मल्टीनेशनल बैंक में हैं, किसी बड़ी कंपनी में, कॉरपोरेट में हैं, उनके लिए ये बहुत आसान होता है कि वो कुछ एक आध दो विज्ञापन आपको दिला दें, उतने से पत्रिका निकलती रहती है, उसका खर्च भी निकल आता है। तो ये जो है, जब ये होने लगता है तो धीरे धीरे जो मुख्य चीज है कि आपने जिस लिए शुरू किया था, कि कोई जगह नहीं है जहां आपकी बात को रखा जा सके, अभिव्यक्त किया जा सके, तो आप उस मूल मुद्दे से हट करके इसे सरवाइव किए चलती रहे, इसके लिए आप आ गए। और जब आप इसके लिए आ गए हैं तो जाहिर है कि आपको, ठीक है, आपने बिल्कुल अपने आप को कॉरपोरेट के हाथों में नहीं गिरवी रख दिया, लेकिन छोटे मोटे कुछ समझौते आपको करने होते हैं उसके खर्च को निकालने के लिए। और फिर जब आप किसी से उस तरह की मदद लेते हैं तो जाहिर है कि फिर आप, अगर उसकी दिलचस्पी लिखने पढ़ने में है, तो फिर आप उसका लिखा हुआ कभी छाप करके कोशिश करते हैं कि उसके साथ कम से कम ये रिश्ता तो रहे कि अगर उसने मुझे मदद की तो मैंने भी उसका कुछ प्रकाशित किया, चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो। ऐसा लगभग अनेक पत्रिकाओं में देखने को मिलता है कि कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। आईएएस आईपीएस होना गुनाह नहीं है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आईएएस आईपीएस होने से आप साहित्य के प्रति अनुरागी नहीं हो सकते।
हो सकते हैं, अच्छे साहित्यकार भी हो सकते हैं, और हमारे अनेक मित्रों में ऐसे लोग रहे जिन्होंने अच्छा साहित्य रचा, जो सरकारी नौकरियों में भी रहे। लेकिन श्रीकांत वर्मा ही समझ लीजिए जो मगध के रचयिता थे, वो कांग्रेस सरकार में इतने बड़े ओहदे पर थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा साहित्य रचा। लेकिन ये जब होता है तो ये भी होता है कि आपकी जो बुलंदी है आवाज की, वो बुलंदी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है, और वो धीरे से आपके पत्रिका के संपादन में झलकती। ये तो हुई एक बात कि पत्रिका को जारी रखे रहने के लिए आप केवल पत्रिका को निकालने जितने खर्च की बात करें। एक दूसरा ट्रेंड इधर निकल करके आया है, जो अपने आप को लघु पत्रिका नहीं कहते हैं, और हम उनके बारे में विशेष रूप से बात भी नहीं करना चाहते हैं कि क्योंकि ये आज का विषय भी नहीं है, हमें एक सकारात्मक भूमिका ढूंढनी चाहिए। लेकिन ये भी एक ट्रेंड निकल करके आया है कि आप एक साहित्य की पत्रिका शुरू कर दीजिए और उससे 10 विज्ञापन आपको मिल जाएंगे, और वो 10 विज्ञापनों के जरिए आप 10, 20, 25 विज्ञापन जो हैं वो आपको साल में 2 या 3 या 4 अंक निकालेंगे, और आपके साल का ये एक तरह से अपने आप में एक पूर्णकालिक व्यवसाय भी हो चुका है। इससे कोई ऐतराज हो, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। लेकिन जाहिर है कि जब आप विज्ञापन आश्रित होते हैं तो आप विचारधारा पर उतने दृढ़ रह ही नहीं सकते। और ये हमने देखा कि जब भी पत्रिकाओं के ऊपर इस तरह सरकारें बदली और जो पत्रिकाएं विज्ञापन आधारित या आश्रित होती थी, उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि वो अब जो नई सरकार आ गई है वो आपकी राजनीतिक विचारधारा को बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है, इसलिए वो आपको विज्ञापन भी नहीं देगी। और धीरे धीरे उसका एक असर, मैं यहाँ लगभग अपनी बात के अंत में पहुंच रहा हूं, उसका एक असर और हुआ कि जो विचार वाम से हमारी मुराद रहती है कि वाम विचार, तो वाम पंथ का विचार केवल जो था वो धर्मनिरपेक्षता तक सीमित नहीं था। वामपंथ का विचार पूंजीवाद के विरोध में, समाजवाद के पक्ष में, वो हम वाम के विचार को मानते थे। लेकिन चूंकि कांग्रेस की सरकारें थीं तो ये हुआ कि कांग्रेस की सरकारें धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई में आपकी अगर पत्रिकाओं के अंक निकलते हैं, आपके कार्यक्रम होते हैं धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में, तो कांग्रेस की सरकारें उसको सपोर्ट करती थी। लेकिन वो आप ये कहें कि गरीबी अमीरी को के फर्क को खत्म करने वाली समाज व्यवस्था बनाने के लिए आप ये अभियान चलाइए, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो जब लड़ाई आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ शुरू हुई तो इत्तेफाक से एंटी एस्टेब्लिशमेंट के मूड के तहत, उस मिजाज के तहत जो पत्रिकाएं के अस्तित्व में आई थी वो प्रो इंक्लाइंड हो गई वो कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वहां से उन्हें सर्वाइवल के लिए मदद मिलती थी। और ये एक तरह से देखा जाए तो अपना केवल पत्रिका के सर्वाइवल की ही बात नहीं थी, हमले हो रहे थे, फिजिकल हमले हो रहे थे, लेखकों पर फिजिकल हमले थे। और वामपंथी शक्तियां हिंदी हार्टलैंड में उस तरह से मजबूत भी नहीं थी कि जहां पर उनको एक गिरोह जो अपराधियों का अपने आप को एक धर्म के नाम पर पहचान देते हुए हमले कर रहा है, उसका मुकाबला एक संगठित रूप से वामपंथी शक्तियां कर पाए। ट्रेड यूनियंस हैं वो अपने लेखकों की रक्षा के लिए खड़े हो पाए, जो वामपंथी पार्टियां हैं वो अपने संस्कृति कर्मियों के ऊपर होने वाले हमले के खिलाफ खड़े हो पाए। ये चीजें नहीं थी। हरिशंकर परसाई जी के ऊपर पता है आपको, हमला भी हुआ, और बहुत सारे लेखकों पर, मतलब मैं तो खुद लेखकों का एक समूह बना करके वहां कोल्हापुर गया था, कॉमरेड पानसरे के यहाँ। वो एक लेखक थे और लेखक से सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती जो मिली, और वो भी लघु पत्रिका यानी वो कोई पत्रिका उस रूप में निकालते थे या नहीं ये नहीं पता है, लेकिन छोटी छोटी पुस्तिकाओं का जो अभियान उनका था, उस पुस्तिकाओं के अभियान ने सत्ताओं को और इस तरह की शक्तियों को इतना ज्यादा डरा दिया कि उनका कत्ल करना पड़ा। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर छोटी छोटी पत्रिकाओं के माध्यम से अपना अभियान चला रहे थे, उनको कत्ल कर दिया गया। जो पूरा लिंगायत समाज के भीतर एक नई चेतना, यानी अपनी पुरानी पहचान को याद करके एक नई चेतना विकसित करने के लिए डॉक्टर कलबुर्गी जो काम कर रहे थे और जितना विपुल साहित्य रच रहे थे, उन पर हमला हुआ, उनका कत्ल कर दिया गया। तो जाहिर है कि जो
इस तरह की जो फिजिकल हमले थे, उन हमलों से हर कोई दो चार होने की हिम्मत नहीं रखता था। और इसलिए ये हुआ कि आप हम देखेंगे कि कांग्रेस के साथ में इंक्लाइंड हुई पत्रिकाएं और हमारे लेखक संपादक, और वो इंक्लिनेशन जो था उससे एक ये फर्क आया कि वामपंथ की जो एक रेडिकल धार होती है, जो एक तीखी धार होती है, वो वैचारिक धार थोड़ी थोड़ी उसकी धार को कुंद कर दिया गया, उसकी धार को भोथरा किया गया, और वो धर्मनिरपेक्षता तक आकर के टिकी। अब हम जाति व्यवस्था के खिलाफ तो बोलेंगे, स्त्रियों पर होने वाली अत्याचार के खिलाफ भी अपनी पत्रिकाओं के भीतर खूब लिखेंगे, उन पर विशेषांक भी रहे, और दलितों पर केंद्रित बात हो, और इसके साथ धर्मनिरपेक्षता के बारे में खूब बात हो, जो धार्मिक सहिष्णुता की बात है उसके बारे में खूब बात हो। लेकिन इस शोषणकारी राजनीतिक आर्थिक विषमता के बारे में अब बात नहीं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति ने वैचारिक धार को हिंदी हार्टलैंड के भीतर मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना ज्यादा दूसरी भाषाओं के साहित्य को उतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन हिंदी के भीतर मैं देखता हूँ कि ये एक मोटे तौर पर इसके अपवाद भी हैं। कई पत्रिकाएं हैं जो अभी भी बहुत जबरदस्त बहस समाजवाद के उसमें कर रही हैं, यहाँ तक कि चीन के समाजवाद की आलोचना वो कर रहे हैं, उनके लेख छाप रहे हैं, और एक बड़ी बहस करने की तरफ वो जाती है, क्योंकि ये इसका समाजवाद का या वामपंथी होने का अर्थ यही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हम उनकी अहो अहो और वाह वाह ही करें, वहां जो खामियां रही हैं उनके बारे में बात करना भी समाजवादी वामपंथी होने का एक ईमानदार लेखक होने का एक उतना ही बड़ा एक ये भी कार्यभार है कि हम चार उंगलियां अपनी तरफ रखें, अपने भीतर झांकें, अपने पक्ष के भीतर झांकें कि क्या गड़बड़ है, चीन के भीतर क्या गड़बड़ हो रही है, कोरिया के भीतर क्या गड़बड़ हो रही है, हमारी अपनी जो वामपंथी दल है उनके सिमटने के पीछे क्या वजह हैं, कहाँ खामियां हो रही हैं, कहाँ ट्रेड यूनियन जो है वो इकोनॉमिज्म का शिकार हुई है, वगैरह वगैरह। तो हम अपने आंदोलनों के भीतर भी खामियों की तलाश करें, इस तरह से भी हुआ है, लेकिन वो कम हुआ। और ज्यादातर ये हुआ कि हम बात करने लगे और करते रहे दीगर दीगर मसलों पर, जो कि महत्वपूर्ण मसले हैं, लेकिन केंद्र में जो था वो एक वामपंथी नजरिया, जिसका हम केंद्र समझते हैं कि वामपंथी होने का आशय क्या है। इसका आशय यह है कि हम दुनिया को, समाज को एक वैज्ञानिक नजरिए से परखने की, कसौटी पर परखने की कोशिश करते हैं, और ये यकीन करते हैं कि हम इसे बदल सकते हैं, लोग इसे बदल सकते हैं, इनकलाब आ सकता है, लोग इस निजाम को बदल सकते हैं, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं। तो ये व्यवस्था को बदलने वाली बातें जो है वो होना धीरे धीरे कम हो गई, और केंद्र में अन्य चीजें जो हो रही थी उनकी तरफ काफी ध्यान दिया गया, वो जो जरूरी ध्यान था, चाहे वो ऑनर किलिंग के मामले हो, मॉब लिंचिंग के मामले हो, या और तरह से दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार के मामले। लेकिन आखिरकार ये तब तक इन सारी तकलीफों से निजात नहीं मिल पाएगी, जिसके बारे में फिर से मैं ये समझता हूँ कि सतीश कालसेकर को हम इसलिए याद करते हैं कि वो एक पुल की तरह से थे। वो ही नहीं, मराठी के बहुत सारे लोग एक पुल की तरह से थे, जो पहचान की राजनीति और वामपंथी राजनीति के बीच में दोनों जगह उनके भीतर समादरत थे। उनका आदर था, और वो इसलिए आदर था क्योंकि उन्होंने अपने पहचान बनाने की खातिर कुछ नहीं किया था। उन्होंने पहचान बनाई थी एक आंदोलन की, उन्होंने पहचान बनाई थी तो उस विचार की पहचान बनाई थी, और इस विचार के साथ ही उन्होंने ऐसे नए लोगों को तैयार किया जो उस विचार को आगे ले जाने का काम करेंगे। मेरी उनसे बहुत कम मुलाकातें थी। बंबई में सज्जाद ज़हीर स्मृति समारोह में मैं उनसे मिला था, फिर दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगतिशील लेखक संघ का था, तब हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद चंडीगढ़ में हम मिले थे, और बहुत उनके साथ साथ चंद्रकांत पाटिल जी से हमारे, जो एक तरह से मेरे लिए इन सब लोगों से परिचय का कारण बने, चंद्रकांत देवताले, जो मेरे बहुत ही अभिन्न
एक तरह से मित्रवत स्नेह मेरे साथ रखते थे, उनके सबके साथ ने मुझे इन महान लोगों से परिचित करवाया और मैं इनके पास इनको देख पाया। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इनके विचारों का कुछ अंश मैं अपने भीतर उतार सकूं और उसे कुछ और लोगों तक ले जा सकूं, यही मेरी आकांक्षा भी है। आज मैं इतना ही कह सकता हूँ। कोई सवाल जवाब होंगे तो हम बात करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। हाँ, जो साथी अभी यहाँ जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, किसी के कुछ अगर सवाल हो या फिर कोई कमेंट देना है तो दे सकते हैं। मैसेंजर में एक डॉक्टर श्रीधर पवार जी का कमेंट है लघु पत्रिकाओं पर। पवार सर। हॅलो हॅलो. हाँ सर, चर्चा होऊ दे, म्हणजे प्रश्नच असं नाही पण चर्चा झाली तर काय हरकत नाही, बोला. नाही, 2-3 गोष्टी होत्या. एक तर म्हणजे कसं की हिंदीमध्ये त्यांना कळू दे, हिंदीमध्ये थोडंफार मध्ये मध्ये म्हणजे जसं बंद केला नाही. एक तर वेगळं काय होतं, हाँ 2-3 चीजें थी. एक तो सतीश कालसेकर जी काफी लिटिल मैगजीन मूवमेंट के साथ रहे हैं और उनके काफी जो अलग अलग भाषाओं के भी जो लघु पत्रिका थी तभी उस वक्त, उनके साथ भी काफी समन्वय था. जैसे कि मैं लिखा था उधर अमुक की जो मैनिफेस्टो थे, जो कंचन कुमार जी थे, तो कंचन कुमार जी के जो अमुक निकलते थे उसका जो मैनिफेस्टो था तो कालसेकर ने उसको अनुवाद किया था मराठी में और छापा था. बहुत सारे लघु पत्रिका में थे कि छोटी छोटी लघु पत्रिका 1 पेज की, इवन जो अंतर्देशीय पत्रिका होती थी, अंतर्देशीय पत्र होता था, उसके ऊपर लोग लिखते थे या पोस्ट कार्ड पे लिख के भी लिटिल मैगजीन की लोगों के गए. मैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कालसेकर जी के घर में जाके देखा हूँ. और जाने के पहले मेरे को उन्होंने कहा था कि उन्होंने उनके दोस्त हैं विनय सामंत, उनको दे दी है पूरी तरह से. तो वो एक काफी उसको एक ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी लघु पत्रिका है उस वक्त की जो कभी अभी मिलना मुश्किल है देखने के लिए किसी के संग्रह में. तो सतीश जी के पास वो बहुत बड़ा संग्रह था लघु पत्रिकाओं का, बहुत बहुत सुंदर. कुछ का संग्रह को मैंने डिजिटाइज किया था और वो कुछ रहा है मेरे पास, वो तो मैं दे सकता हूँ. लेकिन बहुत सारे वो काफी इवन एक टक्का भी नहीं रहेगा शायद, उतना वो डिजिटाइज हुआ है. तो बहुत बहुत सारे जो लघु पत्रिकाओं का स्टोरेज उनके पास था, उसको हम लोग थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा उसको, और तो डिजिटाइज कर सकते हैं तो बहुत सारी रिसोर्स मिल सकते हैं. बहुत बड़ा खर्चा होगा ऐसा नहीं लगता है मेरे को, लेकिन उसको ट्रैक करना, उसको डिजिटाइज करना और एक जरूरी होगा ऐसा मेरे को लगता है. उसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो मैं जो कैमराज है जो डिजिटाइजेशन के उसको दे सकता हूँ, या हम लोग और कुछ कलेक्टिवली सोच सकते हैं. कोलकाता की जिस लाइब्रेरी का मैंने जिक्र किया जहाँ पर की लघु पत्रिकाओं का एक पूरा संग्रह उन्होंने म्यूजियम की तरह से संग्रहित किया. नहीं, ऐसा पूरा नहीं है. एक्चुअली मराठी की जो लघु पत्रिका आई है उसके काफी गिने चुने हैं, बहुत बड़ा संख्या में लघु पत्रिका नहीं है. और लघु पत्रिका का जो दौर था वो भी काफी अल्पकालीन था, वो बहुत कम समय के लिए, शायद मुझे लगता है कि एक 5-10 साल के लिए था और वो सिमट गया. जैसे कि लघु पत्रिका हिंदी में निकली और काफी उसका एक व्यापक विस्तार हुआ और उसके काफी एक रेगुलर उसके ये भी निकले, क्या बोलते हैं उसको, बाद में रेगुलराइज हो गए बड़े विस्तारित रूप से. उसको ये भी जैसे कि पहल हो या फिर उद्भावना हो या फिर उस प्रकार से मराठी में नहीं हुआ. इवन तेलुगु में भी बहुत सारे दिगंबर कौलू को जो लेखक थे उन्होंने काफी किया. वेस्ट बंगाल में भी बहुत हो गया. तो वेस्ट बंगाल ज्यादातर मेरे को जितना मालूम है कि मराठी, तेलुगु और वेस्ट बंगाली साहित्य में काफी लघु पत्रिकाओं का दौर रहा. तो एक्सेप्ट हिंदी बाकी लघु पत्रिकाएं बंद हो गई या काफी अल्पकालीन रही है. उनका अस्तित्व ही शायद ज्यादातर एक 5-6 साल के लिए रहा है. लेकिन मैं वापस मराठी की तरफ आता हूँ कि मराठी में जो लघु पत्रिकाएं निकली थी और जिसका काफी स्टोरेज किया था उन्होंने, वो शायद एक पूरा लाइब्रेरी में तो उनकी सब किताबें उन्होंने ली हुई किताबें हैं. लेकिन जो लिटिल मैगजीन का एक खास सेगमेंट जो था वो एक उनके ट्रंक में था, एक पेटी में था. वो मुझे लगता है कि वो डिजिटाइज करना बहुत इजी हो सकता है अगर वो ट्रैक डाउन किया है.
लेकिन मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि उनका वो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन थे, डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने उनके दोस्त है विनय सामंत करके उनको दिए है। ज्यादातर जो विद्या वाहिनी है वही कह सकते हैं कि वो कहाँ है। अगर वो मिले तो उसको डिजिटाइजेशन का एक काफी करना जरूरी होगा, ऐसा लगता है। जी, बल्कि मैं ये भी एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो कोलकाता में मतलब बंगाली में लगभग 1000 के आसपास लघु पत्रिकाएं निकलती, और वहाँ हर साल जो है लघु पत्रिकाओं का एक बुक फेयर लगता है हर साल, जो केवल लिटिल मैगजीन्स का ही बुक फेयर रहता है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि लघु पत्रिकाओं का दौर खत्म हो गया, मैं समझता हूँ वो आंदोलन का दौर या उनका दौर इस तरह से भी रहता है कि जब भी एक विचार नए रूप में आएगा और उसे अपने आप को अभिव्यक्त करने की जगह नहीं मिलेगी, तो एक लघु पत्रिका का जन्म जरूर होगा, ये मेरा सोचना है। और इसलिए लघु पत्रिका आंदोलन कभी रात में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो जारी रहेगा। और जब उसकी भूमिका बनेगी, जैसे अभी किसान आंदोलन के वक्त में आप देखेंगे कि तमाम देश भर की लघु पत्रिकाओं ने किसानों को केंद्र में रखते हुए, या जब जेएनयू पर हमला हुआ तो स्टूडेंट मूवमेंट को केंद्र में रखते हुए बड़े अंक निकाले और एक चेतना को विकसित करने की कोशिश की। नहीं जरूर आप जो कह रहे हैं बराबर है, वो तो होता ही हर एक की। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जो अभिजात जो पर्व था उस वक्त का, जो इवन वो इंटरनेशनल था, ऐसा नहीं इंटरनेशनल ग्लोबल था, वो हाँ हो गया। जैसे कि हम जब स्टूडेंट थे, हम लोग कलम नाम के एक मैगजीन चलाते, 10 साल चलाई। पहला मराठी में था, हम लोग चलाते उसमें, मराठी में था, बाद में हिंदी में कुछ अंक निकले, और इंग्लिश में 12 साल चला। तभी हम लोग 18 साल के उम्र के थे, और हम लोग को कलम चला। बाद में अभी वो कम से कम 20 साल हो गया, बंद हो गया इस प्रकार से। कलम का जिक्र हुआ था, आज ही हुआ था एक जिक्र, विजय गुप्त से बात हो रही थी मेरी, सामने पत्रिका जो निकालते हैं, तो उन्होंने कलम का जिक्र किया था। तो अभी इंग्लिश कलम के हमने बहुत सारे डिजिटाइज किए। तो वो एक है कहने का, ये था कि जिनके सतीश जी के पास जो बहुत सारे लिटिल मैगजीन के जो है उसको काफी, क्योंकि वो थे तो वो काफी उसको बचा के रखे हैं। उसके बाद में उसकी जो मालूम नहीं क्या प्रकार का रहेगा, इसीलिए मेरा वो रिक्वेस्ट था, दरख्वास्त है। विनीत जी, गिरीश जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना। हाँ ठीक है बात। हाँ, से पहल के बारे में वगैरह बात की। मैं यहाँ ज्ञान रंजन जी की भूमिका को भी रेखांकित करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो आज मराठी से हिंदी अनुवाद कर रही हूँ, लगभग 1982 से मैंने शुरू किया था। तो ज्ञान रंजन की पहल पत्रिका, लघु पत्रिका जो थी, जो अभी अभी तक चल रही थी, अभी कुछ दिन पहले ही बंद हुई है डिजिटल रूप में आने के बाद, तो उन्होंने अन्य भाषाओं के साथ हिंदी का पुल बनाते हुए बहुत सारी रचनाएं बहुत लोगों से अनुदित कराई थी। क्योंकि उस जमाने में मुझे याद है 83 से उन्होंने मुझे लोकवाङ्मय भेजना शुरू किया, उसके बाद तात्पर्य मैंने लेना शुरू किया था, बायजा लेना शुरू किया, समोजन समाज प्रबोधन पत्रिका मेरे पास नियमित आती थी, और मैं नियमित आर्टिकल्स अनुवाद कर करके उनको भेजती जाती थी। शुरू में तो पहल नहीं आए, पर बाद में अन्य जगहों पे भी। तो ये जो एक अनुवाद का सिलसिला था, एक भाषा से दूसरे भाषा तक लोगों के विचार, उनके आंदोलन या उनकी गतिविधियां पहुंचाने का या साहित्य पहुंचाने का, इसमें ज्ञान रंजन और पहल की भूमिका मैं बहुत ज्यादा रेखांकित करना चाहती हूँ। बाकी जगह भी हो रहा था, सतीश कासेकर जी का नाम हमने ज्ञान रंजन से ही सुना था, और पहल में ही उनकी सबसे प्रारंभिक रचनाएं हमने पढ़ी, काताड़े का नाम हमने वहीं सुना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे मराठी के, बंगला के, पंजाबी के, सिंधी के, अलग अलग भाषाओं के जो लेख थे, कविताएं थी, कहानियां थी, ये अलग अलग लघु पत्रिकाओं में बहुत सारी आती थी। और उस जमाने में आपस में ये हम जितने आंदोलनकारी साहित्यकार थे, लघु पत्रिका आंदोलन के माध्यम से पूरे देश को आपस में कहीं ना कहीं, जब लघु पत्रिकाओं की इसीलिए बात निकलती है तो सभी भाषाओं की लघु पत्रिकाओं में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ जुड़ाव नजर आता है। विनीत ने जैसे प्रस्तुत की बहुत सारी बातें हैं, तो वैसा मुझे लगता है मराठी और हिंदी के बारे में, चूंकि मैं जुड़ी रही इन दोनों के बीच के पुल के रूप में, तो इसमें निश्चित रूप से न तो मराठी की पत्रिकाएं मुझे पता ही नहीं चलती कभी, सुधीर बेड़ेकर का नाम मुझे पता नहीं होता, या नारायण सुर्वे जी से मैं कभी मिल नहीं पाती, मुझे
इस तरह से लोकवाङ्मय से तब परिचित नहीं कराया होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी बहुत ये महत्वपूर्ण, लघु पत्रिका, सारी लघु पत्रिकाओं की ये एक खूबी रहती थी कि वो ट्रांसलेशन को बहुत प्रमुखता देती थी, और केवल देश की भाषाओं के भीतर ही नहीं, बल्कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लघु पत्रिकाएं तो केवल अनुवाद की पत्रिका थी, जैसे तनाव थी। और आपने वो बात की कि पहली बार आपने सतीश कालसेकर का नाम ज्ञानरंजन से सुना। पाश को हिंदी जगत से परिचय करवाने का काम पहल ने किया। तो एक लगातार लघु पत्रिका के संपादक के लिए ये एक बहुत बड़ी एक बात हुआ करती। दो चीजें जो मैं समझता हूँ कि सतीश कालसेकर के भीतर भी वो खूबी थी, और सतीश कालसेकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कितने जगहों के पॉल सेजार और ये वो तमाम जो फ्रेंच थे, जो ब्लैक राइटर्स थे, इन सब लोगों के ट्रांसलेशंस मराठी में किए, और इनके नाम ही यानी पहली बार सुने गए किसी मराठी भाषी लोगों के द्वारा, तो पहली मर्तबा सुने गए। और इसी तरह से हिंदी के भीतर भी जो लघु पत्रिकाएं हैं वो लगभग सभी अनुवाद जरूर ही छापती हैं, क्योंकि विस्तार आपका भाषाओं के बीच में तभी होगा जब आप और दूसरी भाषाओं से अपने आप को जोड़ेंगे, उनकी सेंसिटिविटी के साथ जोड़ेंगे। और दूसरा ये है कि एक बात जो मेरी रह गई और जिसके बारे में जो श्रीधर जी ने जो कहा, मैं उसमें एक बात केवल एडिशन के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट आया है उसने प्रसार की संख्या को एक मौका दिया है कि उसके जरिए बढ़ाया जा सकता है। अब जो है वो आपको फिजिकल कॉपी 300 कॉपी 400 कॉपी छापना और ये करने के बजाय अब कई सारी पत्रिकाएं अपने पीडीएफ में वो भेज देती हैं, और वो ये भी है कि जिसको डाउनलोड करना हो उसे कुछ पे करना पड़ेगा। तो इस रूप में भी आपकी जो व्याप्ति है वो ज्यादा बड़ी व्याप्ति हो सकती है। जी शुक्रिया। विनीत, तुम्हें याद होगा कि न केवल भारतीय भाषाओं का बल्कि विदेशी जो बहुत सारी रचनाएं थी उसका अनुवाद भी लघु पत्रिकाओं के माध्यम से ही मिलता था। फिलिस्तीनी या पाकिस्तानी कवियत्रियों की कविताओं का पहल या उत्तर गाथा या इस तरह के लघु पत्रिकाओं से ही हम लोग को अनुवाद पढ़ने मिला था, नहीं तो शायद हम लोग विदेशी भाषाओं की पत्रिकाओं कविताएं या साहित्य तो कभी पढ़ ही नहीं पाते। तो लघु पत्रिकाओं का ये बहुत बड़ा ये था। आंदोलनों के बारे में भी पता चलता था, जो इंटरनेशनल लेवल के आंदोलन चलते थे, ब्लैक थिएटर वगैरह के बारे में उनके लघु पत्रिकाओं से ही पता चला कि आखिर कौन सा आंदोलन है। ब्लैक पैंथर के बारे में पता चला। लेनिन की जो कविता ही जो एक ही कविता है जो उसको कहते हैं कि मराठी में हुआ था अनुवाद 1971 में, जो कंचन कुमार और धुमिल दोनों ने मिलकर एक अनुवाद किया था। मराठी में हुआ था एक वादळी वर्ष, वो एक तूफानी साल, वो 1971 में मराठी में अनुवाद हुआ और तभी कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद छापा था। और कोई सवाल या कोई बात? सवाल के वगैरह है कि अभी एक नई पहल इस व्याख्यान से शुरू हुई, मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगा। मला असं वाटतं की अत्यंत चांगलं याच्यामध्ये मांडणी विनीत तिवारी जींनी केलेली आहे, आणि त्याच्याबरोबरच आपले सर्व सहभागी जे साहित्य विश्वातील विविध त्यांनी याच्यामध्ये भर घातलेली आहे। मला असं वाटतं की व्याख्यान आज आपण इथे संपवतो आहोत, पण हा जो विषय चर्चेला गेला आहे। गिरीश, मैं एक बात अंत में कहना चाहता हूँ। गिरीश या राकेश? गिरीश का आवाज नहीं आ रहा सर, कहिए प्लीज। हाँ जी कहिए। मैं ये एक बात मैं और कहना चाह रहा था कि देखिए, लघु पत्रिका आंदोलन पर तो हमने बात की और लघु पत्रिकाओं के बारे में बात की और उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बात की, लेकिन
उसी तरह से अगर हम देखें कि लेखकों का समाज या लेखकों की जो राजनीतिक, आर्थिक, वैचारिक पृष्ठभूमि थी वो कैसे बदली है। और लघु पत्रिकाएं ये काम करती थीं, जिनकी मैंने बात की कि नए लेखकों के साथ में वो एक बहुत ही वाइब्रेंट रिलेशन बनाती थी। वो एक, उनके संपादकों के पास जाने का मतलब होता था कि एक नया लेखक गया है तो खाना भी वहीं खाएगा, 2 घंटे उनके साथ कहानी कविता पर बात भी करेगा, और वो जो संपादक हैं वो उसके कहानी में 10 नुक्स बताएंगे और फिर से उसकी कविता को ठीक करने के लिए कहेंगे और वो फिर से भेजेगा। तो ये जो एक आदान प्रदान था और एक बहुत ही वाइब्रेंट जो रिश्ता था, जीवंत रिश्ता था, वो रिश्ता थोड़ा सा फर्क हुआ है। उस रिश्ते में एक फर्क ये आया है कि अब जो पत्रिकाएं हैं वो उपकृत कर रही हैं। आपने किसी नए लेखक को छापा तो आपने उसे भक्त बनाना चाहा, अपना ग्रुप बनाना चाहा। ये नए तरह का एक चेंज है जिसको कि जिसकी तरफ इशारा है कि हम लोगों को सावधान रहना चाहिए, और हम लोग अगर किसी लघु पत्रिका के साथ जुड़े हैं तो उसके भीतर ये बुराई ना पनप पाए, इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेखकों के भीतर ये लेखकों की पॉलिटिकल इकोनॉमी बदली है। पहले के लेखक जो थे वो मतलब जिसको हम कहते हैं कि वो अपने आप को दमित, शोषित, पीड़ित के साथ आइडेंटिफाई करते थे। अभी का जो लेखक है वो थोड़ा कंफर्ट जोन में है, वो अपने लैपटॉप से, फेसबुक से ही एक्टिविज्म कर लेता है जो उसको करना होता है। तो ये जो एक चीज है जहां पर कि आपका वास्ता सीधे जो जन आंदोलन है उनसे या लोगों की परेशानियों से सीधे नहीं रह गया है। यानी आप जो है वो एक विदेशी भाषा की कहानी पढ़ कर के हजारों मील दूर की एक तकलीफ से द्रवित हो सकते हैं, उसकी फिल्म देख करके द्रवित हो सकते हैं, लेकिन आपके घर में जो काम करने वाला ड्राइवर है या जो नौकर है, जो माली है, उसकी तकलीफ की तरफ आपकी कभी निगाह नहीं जाती। ये जो चीज है, इसने जो एक द्वैत पैदा किया है लेखकों के भीतर, इससे भी मुक्त होने की जिसको कहते हैं सजग प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि सिस्टम तो हमें ऐसा बनाने की कोशिश कर ही रहा है कि हम इस सब से दूर रहें, केवल अपने मोबाइल में रहें, अपने इस मुगालते में रहें कि हम ये सब करते हुए भी बहुत कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन हमें लगातार अपने भीतर की इंसानियत को, अपने समाजवादी विचार को, उन सब चीज़ों को मतलब बचाने और बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारा मानवीय संपर्क अधिक से अधिक हो और हम ज़्यादा लोगों के बीच में जा कर के जुड़ें। बस इतना ही कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। शुक्रिया। हॅलो जी हाँ, मला असं वाटतं की विनीत तिवारीजींनी अत्यंत सुरेख असा याचा समारोप देखील केले, काही गोष्टी आपल्यावरती सोपवून दिलेल्या आहेत। तर याबरोबरच आजचं हे जे सत्र आहे, दुसरं सत्र आहे, हे समाप्त झालं। विनीत तिवारीजींचे आभार मानूया आणि खास करून तांत्रिक गोष्टी विराज, सोनाली आणि उषा आठले आणि आमचे सहकारी राकेश वानखेडे यांनी सांभाळले आहेत, त्या सर्वांचे आभार मानतो। आणि उद्या पुन्हा 6 वाजता काव्य संध्या अशा पद्धतीचा कविता वाचनाचा जो कार्यक्रम असणार आहे, तर ते देखील आपण सर्वांनी उपस्थित राहून लोकांच्या पर्यंत देखील पोहोचवण्याचा प्रयत्न करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि आत्ताचं हे सत्र जे आहे हे संपलं असं जाहीर करतो। धन्यवाद।